हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज आपको ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप हैं डॉक्टर सुधीर कुमार जी। आप होम्योपैथिक चिकित्सा के स्पेशलिस्ट हैं। सुधीर कुमार जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब, ट्रू मीडिया की परंपरा है कि हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आपकी होम्योपैथी की ओर जो यात्रा है, ये कैसे आरंभ हुई, कैसे शुरू हुई? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया जी। मैं बिलोंग करता हूँ नालंदा से जी। और मैं एक क्रिकेटर था। क्या बात है। और क्रिकेट में हमारी अच्छी दक्षता थी। जी। मतलब क्रिकेट का आप समझिए कि मैं अपना समय में काफी माना जाना क्रिकेटर था। जी। तो हमारे समय में ये हुआ कि हमें कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलने के लिए बाहर ही जाना होगा, तो मैं चुनाव किया कि मेरे को दिल्ली ही जाना होगा। और मैं दिल्ली आया, दिल्ली आके स्ट्रगल किया। जी। काफी अच्छा स्ट्रगल हुआ और बाद में मैं आके यहाँ NIS ज्वाइन किया। तो मैं क्रिकेट में आप समझिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट का फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपर्ट रहा हूँ वाह। अपने समय में। और हमारे टीम में जब हम मैच यहाँ खेलते थे तो उस दौरान हमारे यहाँ मतलब आपके टेस्ट के कई प्लेयर्स होते थे, अजय जडेजा, ये सब सारे लोग होते थे, कपिल देव जी जी। और सचिन तेंदुलकर, ऐसे लोगों के साथ भी मैं खेलना हुआ है। जब ये टीम जा रही थी न्यूजीलैंड के लिए, तो उस समय मैं उस टीम के बैच में भी था। वाह। तो मेरा क्रिकेट का सफर था और क्रिकेट से फिर मैं कपिल देव जी के साथ गया और उनके साथ मैं देव फीचर्स में आया। देव फीचर्स में आने के बाद मेरा जर्नी मीडिया में भी आ गया जी। तो उन दिनों में ही जो मीडिया था वो मीडिया कन्वर्ट हुआ, जो प्रिंट मीडिया था वो कन्वर्ट हुआ फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स चैनल करके मैगजीन निकलता था जी, जिसका एक्सपर्ट हुआ करते थे नवाब पटौदी। फिर मैं इन लोगों के साथ काफी मतलब आप समझिए कि हिंदुस्तान के काफी जाने माने लोगों के साथ हमने काम किया मीडिया में। जैसे एन राम हो गए, MJ अकबर हो गए, तबलीन सिंह हो गई, सुनील सेठी हो गए, उदयन शर्मा हो गए जी, और ये आपके SP सिंह हो गए, सुरेंद्र प्रताप सिंह जो आज तक के लिए थे जी, पहले वो हमारे यहाँ ही आए थे। तो इन लोगों के साथ हम काम किए। उसके बाद काम करने के बाद फिर मैं क्रिकेट का हम लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना शुरू किए, जिसमें एक स्पॉन्सर होता था और हम लोग बीच का काम देखते थे, जो 21st सेंचुरी मीडिया के नाम से जाना जाता है। आज क्रिकेट का बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं वो लोग जी जी जी, और हम लोग उसी के साथ थे। फिर बाद में मैं यहाँ से भी छोड़ के मैं फिर मैंने डिजिटल मीडिया का काफी सारा काम किया। और डिजिटल मीडिया का काम किया उससे पहले हम काफी सारे कंसर्ट किए, जैसे मैंने लम्हे का प्रीमियर शो हम लोग करवाए थे। ऐसे ही बहुत सारे हम लोग बहुत सारे शोज वगैरह करते थे जी, और हम लोग स्टेज प्रोग्राम वगैरह भी क्या करते थे। तो इसके बाद हमारा फिर ट्रेवल हुआ कि इसके बाद हमारे ऐसे दोस्त से मुलाकात हुई जिनके साथ जाकर के हमने रोड टू फ्रीडम किया था सीडीज। और उसके बाद फिर रोड टू फ्रीडम करने CD करने के बाद हम फिर यहाँ के बाद हमारा जो ट्रेवल हुआ, हम उसके बाद फिल्म किए, सीरियल्स किए DD के लिए। और फिर हमारा जो मन जो चेंज हुआ है वो आपका जो 26 जनवरी 2001 में जो भुज का भूकंप हुआ जी, यहाँ से हम बहुत ज्यादा मतलब कि हमारा मन बहुत व्यथित हुआ और हमने ये सोचा कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया। तो मैं होम्योपैथ कर रहा था, मैं होम्योपैथ को ही फिर अपना शुरुआत किया और उस समय से ही मैं होम्योपैथ में लग गया। होम्योपैथ में आने का कारण मेन ये था कि मैं रोज श्रीमद् भगवद गीता रोज पढ़ता था। श्रीमद् भगवद गीता में है कि आप सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारी बातें हैं। तो मैंने देखा कि जो होम्योपैथ की फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी में भी सोरा साइकोसिस और सिफिलिस की बात है और ये मेरे को बहुत टच किया। मेरे को लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है वो शास्त्र में हम यहाँ है। तो उसके बाद जब हम इसमें लगे और मैं उस समय फिल्म भी कर रहा था और मैं दवाइयां भी दे रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे पेशेंट को मैंने ठीक किया जो उन लोगों को कभी कोई दवाई ठीक ही नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को लगा कि यार, जब मैं अभी नहीं इसमें लगा हूँ और तब मैं इतना अच्छा परिणाम दे रहा हूँ, तो जब मैं इसमें बहुत अच्छा से लगूंगा तो और अच्छा दूंगा। फिर ये हुआ कि मैं मीडिया से थोड़ा सा अलग हुआ और मैं फिर मतलब 100% अपना देना शुरू कर दिया अपना होम्योपैथ में। तो आज के समय में मैं होम्योपैथ कर रहा हूँ और मैं मेडिटेशन करा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने बताया कि क्रिकेट से आपका जुड़ाव बहुत गहरा रहा है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कपिल देव और सचिन तेंदुलकर जी के साथ में आपकी जो यात्राएं रही हैं, कोई ऐसा संस्मरण जो यादगार रहा वो हमारे दर्शकों को सुनाए। नहीं, मैं असल में कपिल जी के साथ तो मैं 3-4 साल रहा हूँ जी। तो मेरा सबसे अच्छा संस्मरण ये है कि मेरा 21 दिसंबर को बर्थडे होता है जी,
और मेरे को सवेरे सवेरे ही ऐसा लगा कि आज का बर्थडे जो है विशेष होगा। तो मैं सोच रहा था कि यार मेरा आज बर्थडे विशेष कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं दिल्ली में था और मेरे बर्थडे के बारे में तो कोई जानता नहीं था। तो सडन जब मैं जैसे ही सो के उठता हूँ तो मैं माँ को मानता था, भक्ति में मेरी माँ से ही रहा अटैचमेंट जी, मतलब अष्टभुजाओं वाली माँ से जी जी। तो मैं जैसे ही उठा तो मेरे को ऐसा लगा कि माँ ने मेरे को कहा कि जा, तेरा आज सबसे अच्छा तेरा बर्थडे होगा आज। वाह। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा अच्छा बर्थडे कैसे हो सकता है। तो उन दिनों में क्या होता था कि जो फोन होता था ना वो जल्दी मिलता नहीं था। तो पापा हमारे फोन किए और जब फोन उनका आया तो मैं देव फीचर्स में उस समय काम कर रहा था। तो जब फोन आया तो उन्होंने मेरे से बात करना चाहा तो मैं कुर्सी पे था नहीं, तो मैसेज उन्होंने दे दिया कि उसका जन्मदिन है, आप बोल दीजिएगा कि उसको हम लोग आशीर्वाद दिए हैं। माँ पापा का आशीर्वाद आया तो ये जो रिसेप्शन से फिर मैसेज चला गया सब जगह, हमारे पूरे उसमें फैल गया। उत्सुकता होती है व्यक्ति के अंदर। और उससे क्या हुआ कि कपिल उस समय यहीं थे, वो दिल्ली में ही थे। तो वो आए और उन्होंने मेरे को किट बैग दिया, जो उस जमाने में उन्होंने अपना खेला हुआ बल्ला एक दिया, जो उन्होंने उस बल्ले से उनका मतलब आप समझिए कि उस बल्ले से उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और वो बल्ला उन्होंने मेरे को दिया और पूरा किट बैग दिया। तो वो मेरा बर्थडे बहुत अच्छा था जीवन का। सबसे बड़ा और आप देखेंगे कि उसका फोटो भी है। हाँ जी कपिल जी आपके क्लिनिक में। हाँ, उनका फोटो भी देखा है, लोग देखते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सचिन जो था वो जो पहला कैंप जब था उस कैंप में वो आए हुए थे। और दूसरी बात ये था कि मेरा बेटा का जिस दिन बर्थडे था उसी दिन एक मैच जीता था, इंडियन टीम मैच जीता था और हम लोग बेंगलोर में थे। तो जब फोन आया तो जो सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो फोन ही उन्होंने ही रिसीव किया था। तो उसके बाद वो बुला करके बोले कि मुबारक हो, तुम्हारा बेटा हुआ है और आज हम अभी मैच जीते हैं। तो सचिन वगैरह सब लोग वहीं पे था। सचिन बोला कि यार इसका नाम विक्ट्री रखते हैं। भले ही बहुत ही अच्छा रहा, दोनों ही क्रिकेटरों के जो महान क्रिकेटर रहे उनके साथ आपका यादगार संस्मरण है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। हम आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न करते हैं कि क्या कोई ऐसा अनुभव था जिसने आपको इस पद्धति से, होम्योपैथिक पद्धति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया? देखिए, होम्योपैथ का सबसे बड़ा जो चीज था कि मैं स्पिरिचुअल था और इसमें देखा कि ये ऐसी चीज है जिसमें कि फिलॉसफी में ये बात आई हुई है कि जहाँ पे आत्मा की भी बात आई है ना। वाइटल फोर्स के बारे में हनुमान साहब ने चर्चा किया है। वाइटल फोर्स और माइंड और बॉडी तीनों के बारे में बताया है। और सब जब मेडिकल साइंस है उसमें आप देखेंगे कि जनरली जो चर्चा होती है उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की चर्चा होती है, जो इस फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी तक ही सीमित है जी। लेकिन होम्योपैथ में जो चर्चा हुई है वो हमारे स्पिरिचुअल बॉडी की भी चर्चा हुई है, उसके एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी की भी बात हुई है। क्योंकि हैनिमैन साहब जो थे वो 1816 से लेके 1828 ईस्वी तक उन्होंने जो काम किया था वो क्रोनिक केस के लिए बहुत अद्भुत था, क्योंकि उससे पहले वो भी फेलियर हो रहे थे। और हैनिमैन के बारे में आप अगर देखेंगे, हैनिमैन जो थे वो मॉडर्न साइंस के ही चिकित्सक थे। जब उन्होंने देखा कि वो दवाई देते हैं और दवाई देने के बाद जो रोग है वो तो ठीक होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरा रोग क्रिएट कर देता है जो सप्रेशन ऑफ डिजीज है। तो ये देख करके हैनिमैन साहब खुद उस प्रैक्टिस को छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं एक और नए प्रश्न की ओर कि आप चिकित्सा को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखते बल्कि आत्मा तक जोड़ते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हमारे केंद्र में आत्मा ही है जी, और आत्मा जो है परम आत्मा के रूप में सर्वत्र विराजमान हो रहा है। आत्मा अपने आप में शुद्ध है, उसमें अशुद्धि का कारण हमारे विचार हैं, जो मन है जी, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि हम लोग मन को ही साफ करते हैं। मन को निर्मल करने से व्यक्ति अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में स्थित होता है, जिससे वो स्वस्थ होता है। जी जी जी, है ना। और यही होम्योपैथ का परिभाषा भी है। वाह वाह वाह। विचार आने से ही हमारे जो हमारा वाइटल है उसमें परिवर्तन आता है जी। जो हम निगेटिव जो हम विचार सोचते हैं ना, उसी के कारण उथल पुथल मचता है और उसमें निगेटिविटी आती है, जिसके कारण डिजीज होता है जी, है ना। डिसहार्मनी बिटवीन वाइटल फोर्स, माइंड एंड बॉडी,
वाइटल फोर्स में जो डिसहार्मनी होता है ना उसके कारण होता है, लेकिन ये डिसहार्मनी जो क्रिएट होता है ना वो विचारों के कारण होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की ओर कि क्या होम्योपैथी प्राचीन भारतीय विचारों से जुड़ी है या यह यूरोप से आई कोई चिकित्सा पद्धति है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। देखिए, जो मॉडर्न साइंस है ये बाहर का साइंस था, लेकिन हैनीमैन साहब, यहाँ पे हैनीमैन साहब का मैं चर्चा करना चाहूंगा जी। हैनीमैन साहब एक मॉडर्न साइंस का प्रैक्टिशनर थे, और जब उन्होंने ये देखा कि प्रैक्टिस के दौरान उनकी जो चिकित्सा थी उससे बहुत सारे पेशेंट को वो लाभ दे रहे थे, परंतु देख रहे थे क्या कि ये जो डिजीज है, ये डिजीज से वो बंदा निकल नहीं रहा है बल्कि वो और फंसते जा रहा है। तो उनका मन बड़ा व्यथित हुआ, इसलिए उन्होंने उस चिकित्सा को वहीं रोका और उसके बाद वो ट्रांसलेशन का काम करना शुरू किया। काफी नॉलेजेबल पर्सन थे। उसी दौरान उन्होंने एक कूलन का मटेरिया मेडिका देखा। कूलन का मटेरिया मेडिका में सिंकोना का कुछ प्रूविंग लिखा हुआ था। वो प्रूविंग अपने ऊपर जब उन्होंने देखा, दवाई को लिया, तो उन्होंने देखा कि मलेरिया का सेम लक्षण उनके ऊपर क्रिएट हो गया। बस यहाँ से उनकी जिज्ञासा बनी और उन्होंने कूलन के सारे मटेरिया मेडिका में बहुत सारे जो ड्रग्स थे उन सब पे वो खुद और अपने दोस्तों के बीच में उसको अपने ऊपर प्रूविंग किया जी। लेकिन ये जाकर के आगे जाकर के ये फिर अटक गए। बहुत सारे केसेस को देखे कि ये ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद उनको लगा कि अब क्या है। तो उसके बाद वही 1816 से लेके 1828 ईस्वी तक 12 साल वो अथक प्रयास किए और क्रोनिक डिजीज के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो था, ये खोज था मयाज। ये वास्तव में हमारे जो भारत का चिकित्सा है, ये सारा का सारा यहाँ से पता चलता है कि ये जो हैनीमैन साहब थे, इन्होंने सारा का सारा चीज जो है ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय चीजों से ही उठाया। और हमारा देश उसमें गुलाम था, जर्मन हमारे यहाँ से बहुत सारी किताबें गई है। तो ऐसा लगता है कि उन दिनों जो किताबें गई है उनमें से कुछ किताबें उनको हाथ लगी और उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर ही काम किया है। क्योंकि होम्योपैथ को अगर मैंने देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि ये होम्योपैथ जो है ये मॉडर्न आयुर्वेद ही है, जिसको पोटेंटाइज। अब उस समय क्या होता था कि आप देखिएगा कि उस समय जो हमारे वैद्य होते थे वो घुटने से घोटा करते थे जी, तो वो पोटेंटाइज होता है, शक्तिकृत होती है। आज हमारी होम्योपैथ जो मेडिसिन है वो सारी मेडिसिन 30 to 100 इस तरह का सेंटिसिमल और मिलीसिमल में ही हमारी दवाइयां हैं, तो वो सारी के सारी पोटेंटाइज मेडिसिन है। तो इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये होम्योपैथ का आयुर्वेद का रूपांतरण है, जो मॉडर्न आयुर्वेद ही है जो होम्योपैथी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही आपने सुदृढ़ जानकारी दी है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। सैमुअल हैनीमैन ने जो सिद्धांत दिए थे वे आज के आधुनिक युग में कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, उनका आप देखेंगे कि एलोपैथ की जो चिकित्सा है उसमें हर दिन एक नई खोज होती है और वो पीछे वाली खोज उनकी पूरी पीछे रह जाती है। लेकिन हैनीमैन साहब की जो खोज थी ये कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन भारत की जो सभ्यता और संस्कृति की जो खोज थी जी, तो उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर आज तक वो सिद्धांत को ना तो अभी बदला है और ना ही वो आगे बदलेगा। हैनीमैन साहब का जो सिद्धांत था ये कहीं ना कहीं हमारे प्राचीनतम जो हमारी चिकित्सा पद्धति था जी और जो हमारा अध्यात्म था उसके गुण है उसमें। तो ये सिद्धांत कभी भी बदल नहीं सकते हैं। सृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये सिद्धांत एज इट इज ही रहेगा। इस सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। जबकि एलोपैथी या दूसरे पैथी में आप देखेंगे कि रोज उनका रूपांतरण होता है, रोज एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी और खोज होती है। हमारी फिलॉसफी जो थी वही है, आज भी वही है और बाद में भी वही रहेगी। वाह वाह, यही मयाज्म जो है उसका आधार है क्रोनिक डिजीज का। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ लोग होम्योपैथी को प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं, इस भ्रांति को आप कैसे दूर करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में होम्योपैथ में जो दवाइयां दी जाती है बहुत कम मात्रा में दी जाती है। और अगर कोई ये कहता है कि होम्योपैथ प्लासिबो है तो जरा आप उनको मेरे पास लेके आइए, मैं उनको एक डोज देता हूँ, सिंगल डोज दूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि ये लक्षण आप में क्रिएट होते हैं और फिर आप देखिए कि कुछ दिन के अंदर उसमें लक्षण क्रिएट होता है कि नहीं। मैं कुछ डोजेज उनको देता हूँ और फिर वो बताएंगे कि हाँ प्लासिबो है कि क्या है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये भ्रांति आप ही दूर कर सकते हैं, उनको आपके पास लाया जाए तो। हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब कि दवा को पोटेंसी और रिपर्टरी का क्या महत्व है?
ये बहुत सुंदर सवाल किया आपने जी। पोटेंसी क्या है कि शक्तिकृत है। आप किसी भी चीज को शक्तिकृत कर रहे हैं। शक्तिकृत का मतलब होता है कि मैं उसको ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आइस है, आइस को आपने शक्तिकृत किया तो वो जल के रूप में रूपांतरित हो गया जी, है ना। और फिर अगर आप जल को भी शक्तिकृत करेंगे तो वाष्प के रूप में रूपांतरित हो जाएगा जी, है ना। वाह। तो जैसे ही हम उसको स्ट्रोक करके मेडिसिन को स्ट्रोक करते हैं तो वो सूक्ष्मतम होता चला जाता है जी। तो इससे क्या होती है, उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। जैसे आप देखें कि ठोस के रूप में बर्फ था तो उसकी डेंसिटी कितनी कम थी जी। जैसे ही उसको जल में आपने रूपांतरित किया तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई और डेंसिटी भी बढ़ गई, लेकिन मास उसका वही रहा, मात्रा वही रही। और फिर उसी को आप और अगर हीटअप किया तो आपने देखा कि वही अब पूरे में व्यापक हो गया, सर्वव्यापी हो गया ना। तो ठीक इसी प्रकार से पोटेंटाइज मेडिसिन का है कि वो जब आप पोटेंटाइज करते हैं तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। यही कारण है कि होम्योपैथ जड़ से काम करता है जी। हाँ। और दूसरा आपने जो पूछा उसमें था कि रिपर्टरी क्या है। रिपर्टरी एक बहुत सुंदर किताब है जिसमें सारे दवाइयों का उसमें लक्षण है रूब्रिक के रूप में जी, और अलग अलग सेक्शन से रखा गया है। और आज के समय में तो इतना अच्छा हो गया है कि ये जो है इसको रिपर्टरी को हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में भी आ गया है, उपलब्ध है। और ये सॉफ्टवेयर के द्वारा आप इजीली उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वो नॉलेज होना चाहिए कि हमें लेना क्या है रूब्रिक। जी जी जी। तो ये दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। पोटेंसी भी इंपॉर्टेंट है और रिपर्टरी भी यही है। आप समझिए कि उसका दिल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम आगे बढ़ते हैं कि होम्योपैथी शरीर की वाइटल फोर्स को कैसे सक्रिय करती है। होम्योपैथ जो है ना जी, जब आप मेडिसिन को देते हैं तो ये हमारे वास्तव में सेल्स के ऊपर काम करता है जी, और ये हमारे वास्तव में जीन्स के ऊपर काम करता है। क्योंकि होम्योपैथ का जब हम लोग चुनाव करते हैं ना तो स्वभाव का लेकर के करते हैं, तो स्टिमुलेट करता है ये हमारे सेल्स को, है ना। और सेल्स को जब स्टिमुलेट करता है तो जो हमारा जीन्स में जो पड़ी हुई जो विजातीय तत्व होता है उसको वो समाप्त करता है, निष्कासित करता है ना। तो आप देखेंगे इसीलिए होम्योपैथ का जो देखने का तरीका है फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट, है ना, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल टू पेरिफेरल। ये उसका काम करने का जो हम लोग देखते हैं ना, जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग यही ऑब्जर्व करते हैं कि वो इस तरह से आ रहा है कि नहीं। क्योंकि रोग जो है, रोग आपके शरीर से एकदम नहीं, वो ऐसा नहीं है कि डिसअपियर हो जाएगा, वो रूपांतरित होगा, रूपांतरित होकर के आपके बॉडी से विजातीय तत्व के रूप में बाहर आ जाएगा। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि किसी रोगी की संपूर्ण तस्वीर, माइंड, बॉडी, बिहेवियर देखकर आप दवा को कैसे चुनते हैं। देखिए होम्योपैथ जो है ना ये एक जेनेटिक कोड को करेक्ट करता है। तो जेनेटिक कोड करने के लिए जैसे आप जो है, मैं आपके बारे में ही बात करता हूँ कि आपका आई जो है, आपका नोज जो है, आपका आई ब्रो जो है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो कान है, आपका जो बॉडी का शेप है, ये सब एक अलग है। क्यों? ये आपके जेनेटिक कोड के हिसाब से है ना। तो हम लोग जेनेटिक कोड को ही देखते हैं कि जेनेटिक कोड को देखने के लिए उसका अपीयरेंस देखना होता है, पेशेंट का अपीयरेंस देखना होता है, पेशेंट का लाइक्स डिसलाइक्स देखना होता है, और पेशेंट का ये देखना होता है कि वो उसको किस बात से वो ज्यादा सेंसिटिव है, कौन सा बात से वो सेंसिटिव है। जैसे अगर मान लीजिए प्रकृति से किसी तरह से कि ठंडा से गर्म हुआ तो वो कहीं परेशान तो नहीं हो गया। फिर इसी प्रकार से उसकी चित्त प्रवृत्ति कैसी है और उसके जीवन में जो उथल पुथल हुआ है वो उसका कारण क्या है। तो होम्योपैथ वास्तव में हम लोग रोग को ठीक नहीं करते हैं, हम लोग रोगी को ठीक करते हैं। क्या बात। और रोगी को ठीक करने के लिए हमको उसके मेंटल फिजिकल जनरल और जो उसके डिजीज है ये सब के सब उसको लेना होता है, उसके फैमिली वगैरह सब बैकग्राउंड लेना पड़ता है। तो हम लोग रोग को नहीं, रोगी को ठीक करते हैं। क्या तो ताकि वो सभी बीमारियों से निजात पाए और निर्मल मन होकर के स्वस्थ जीवन जिए। वाह 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 वाह, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और यकायक प्रश्न बन रहा है कि आप मान लीजिए कि आपने मुझ पर ये बात रखी कि हम आपके बारे में, बॉडी के बारे में, बिहेव के बारे में, आई के बारे में, नोज के बारे में, या ये कहें कि एक पीढ़ी के बारे में, जो मेरी उम्र के, जो मेरे परिवार के लोग हैं, उनके बारे में आपको पता लगा।
अगर जब दूसरी पीढ़ी आती है तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वही व्यक्ति का सार उन अगली पीढ़ी में होता है और उनको उसी तरह से चिकित्सा देते हैं। ये तो आपने बड़ा सुंदर सवाल किया है जी। देखिए ऐसा है, बच्चे जो हैं वो कुछ और नहीं, माँ बाप का ही गुण है। जी जी है ना। तो हमें अगर माँ के बारे में भी पूरा पता है, हमें अपने उसके बाप के बारे में भी पूरा पता है जी। और उसके फैमिली के बारे में भी पता हुआ है, तो हमें उस डिजीज को तक पहुंचने में, उसको इनकाउंटर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि हम फिर वहीं से उसके जो एक्चुअल जो मेडिसिन है ना, उसी के आसपास वो उसका भी मेडिसिन होता है। जिस ग्रुप का मेडिसिन उसका है, उसकी फैमिली का है, उसी के आसपास में उसके फैमिली में भी ये मान सकते हैं कि 80% वो मिल जाते हैं या ज्यादा भी मिल सकते हैं। बहुत सारी। वाह वाह, ये अच्छी बात है। और ये कह सकते हैं कि उस रोगी के रोग को जल्दी दूर किया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप अगर आते हैं तो मैं आपका जो नंबर दूंगा, जो कार्ड का नंबर दूंगा, वही आपके पूरे फैमिली का नंबर होगा जी, है ना, ताकि मैं उस ग्रुप में आसानी से देख सकूं कि आप माँ को क्या दवाई दी गई, बाप को क्या दवाई दी गई, और बच्चे में भी उसी के आसपास ही दवाई होती है। जी 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 जी। तो चुनाव करना इजी होता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सचमुच होम्योपैथिक इलाज में अधिक समय लगता है या यह कोई भ्रम है? नहीं, निश्चित रूप से यह भ्रम है जी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दूसरे जो मेडिसिन, जैसे मान लीजिए किसी को व्यक्ति को फीवर होता है, तो फीवर के दौरान हम देखते हैं कि उसको दवाई दी गई तो फीवर डाउन हुआ, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स और वो दवाई दे करके उसको सप्रेस किया जाता है और 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर होम्योपैथ दवाई दी जाती है तो मैं देखता हूँ कि 8 घंटे भी नहीं लगता, फीवर ठीक होता है। अगर किसी को निमोनिया है तो मैं देखता हूँ कि 24 घंटे में ठीक होता है जी। टाइफाइड 2 दिन 3 दिन में ठीक होता है। तो आप बताएं कि फास्ट है कि स्लो है? जबकि ये काफी प्रोलॉन्ग, इनके यहाँ काफी लॉन्ग क्रोनिक डिजीज जो इनके यहाँ कभी ठीक नहीं होता है, वो हमारे यहाँ ठीक होता है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ ये होता है कि मैं ये दवाई दूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि फीवर आपका तुरंत डाउन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ फीवर और बढ़ जाए, और वो हमारे लिए अच्छा लक्षण भी होगा। लेकिन आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर उसका फीवर ठीक हो गया, डायरिया ठीक हो गया। बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब। हम यहाँ ये भी प्रश्न बन रहा है यकायक कि आपने बताया कि डायरिया है, बुखार है, फीवर है, ऐसी बीमारियां 24 घंटे में, 48 घंटे में ठीक हो सकती हैं। क्या जो पुरानी बीमारियां होती हैं उनमें अधिक समय लगता है? हाँ, क्योंकि वो दवाई, जैसे मान लीजिए कि कोई धागा है और वो धागा आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो उसको सुलझाना बहुत आसान होता है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर धागा बहुत ही उलझ गया है, उसको सुलझाना और सुलझा के निकाल लेना, वो अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट होगा जी। तो हमारे लिए भी यही होता है कि हमारे यहाँ या तो वो पेशेंट आते हैं जो बहुत थके हारे होते हैं, जब उनको कहीं कोई चारा नहीं होता तो वो आते हैं। ऐसे पेशेंट को बाहर निकालने में टाइम लगता है। वाह वाह, अच्छा, ये भी जानकारी आपने बहुत अच्छी दी है। हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि आप किन रोगों में होम्योपैथी को सर्वोत्तम मानते हैं? सभी रोगों में। हाँ, मतलब मैं आपको कहूँ तो एंजाइटी है, डिप्रेशन है जी, है ना, लीवर संबंधी कोई रोग है, अगर कार्डियो संबंधी कोई रोग है, अगर किडनी संबंधी कोई रोग है, अगर किसी भी तरह का अस्थमा है या कोई भी चीज है, तो सभी रोग में मैंने लीवर में देखा कि लीवर का पेशेंट हमारे पास एक आया हुआ था उत्तराखंड से, और उसके फादर खुद मेडिकल विभाग में ही काम कर रहे थे। वो यहाँ के एम्स में भी दिखा चुके थे, यहाँ ILBS में भी हुआ थे, और उनका जो बिलिरुबिन का लेवल था वो 28 था। और ये 28 जो लेवल होता है डेंजर स्थिति में होती है जी। और किसी भी डॉक्टर से दवाई इतने सारे ले लिए, आयुर्वेद, होम्योपैथ, आयुर्वेद और एलोपैथ वगैरह इतने सारे मेडिसिन ले लिए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे यहाँ वो बच्चा आया था लगता है जनवरी महीने में, और मैंने जब दवाई दिया तो आप यकीन नहीं करेंगे, विदिन वीक जब उसका टेस्ट हुआ तो वो रिपोर्ट आ गया 22। अरे वाह। और उसके बाद फिर दवाई ऐसा ही कंटिन्यू चला, तो मतलब 15 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट आ गया 13, और जब उसके और दवाई चली तो लगभग 3 वीक के अंदर उसका पहुंच गया 6 और 3 के आसपास। भाई वाह।
एक दिन मैंने फोन किया कि भाई आपका दवाई के लिए आपने फोन नहीं किया, आए नहीं, तो क्योंकि बच्चा कहाँ है, तो मैंने पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो डॉक्टर साहब सॉरी आपको हम बता नहीं पाए, इतने दिनों से मैं भी जॉब पे नहीं जा रहा था, कई महीनों से मैं बच्चे के चक्कर में ही लगा हुआ था, अब मैं जॉब पे आ गया, बच्चा स्कूल जा रहा है, इसलिए हम आपको नहीं बता पाए। तो बिल्कुल वो ठीक हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो बड़ा अच्छा है। तो मैंने लीवर पे कई ऐसे पेशेंट को देखा, एक ऐसा शख्स थे जिनको सिरोसिस ऑफ लीवर था, और ILBS में मतलब डॉक्टर सरीन जो है उन्होंने ये कहा कि तुम अपना ट्रांसप्लांट करा लो। वो केस इतना सीरियस हो चुका था कि वो ट्रांसप्लांट का केस था, बोले 6 महीना से ज्यादा आप नहीं बचोगे। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं हम लोग क्या, जिसको डॉक्टर बोल देते हैं कि हाँ आप 6 महीना ज्यादा नहीं बचेंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा होती है और मेडिसिन का सिलेक्शन इतना सही होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और बहुत कम समय में। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिरोसिस ऑफ लीवर और एसाइटिस, उसका पूरा पानी भरा हुआ था, वो सिर्फ 1.5 महीना 2 महीना के अंदर सब ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। वाह वाह, ये तो अच्छी, ये तो सपने जैसा है, आदमी सपने में देखता है। आप बताइए फास्ट है कि स्लो है? बिल्कुल। एक समय आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं और वो ऑर्गन कितना आप में सक्सेस रहता है, क्योंकि जो ऑर्गन को सैक्रिफाइस कर रहा है आपका सिस्टम, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये जरूरी तो नहीं है कि दूसरा ऑर्गन आप लगाएं और वो ऑर्गन को मतलब वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, वो एडजस्ट हो जाए उसमें और उसको एक्सेप्ट कर ले आपका नर्वस सिस्टम। तो और यहाँ पे जब दवाई दी गई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, ये ज्यादा अच्छा हुआ ना, पैसे भी कुछ नहीं लगा। वाकई। और सबसे विशेष बात ये रही डॉक्टर साहब कि शरीर हमारा प्राकृतिक रहा। हाँ बिल्कुल, अगर हम ऑर्गन चेंज कराते हैं, नेचुरल रहा, ये हमारे लिए विशेष बात है। ये औषधि होम्योपैथी के अंदर ये विशेषता है। हम यहाँ भी एक भ्रम दूर करना चाहेंगे, ये श्रोताओं की तरफ से एक प्रश्न बन रहा है कि क्या होम्योपैथिक दवाओं से साइड इफेक्ट भी होते हैं? हाँ, होम्योपैथ की दवाओं से भी साइड इफेक्ट होता है। देखिए सारा खेल जो होम्योपैथ का है ना, वो लॉ ऑफ सिमिलिया है। समान लक्षण पे अगर आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो होम्योपैथ में भी साइड इफेक्ट आएगा, लेकिन इस साइड इफेक्ट को भी वो दवाई डॉक्टर दे करके उस साइड इफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात मैं आपको ये बताऊं कि जब पेशेंट को दवाई दी जाती है ना, वो पेशेंट क्या होता है, इतना ही इम्पेशेंस होता है कि दवाई लिया और कहता कि मेरे को तो ये हो गया, और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। उसको कम से कम ये मौका देना चाहिए ना, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे, मैं चाय पी रहा हूँ या कुछ ऐसा चीज और नीचे गिर जाए कुछ, और मैं एकदम से भड़क जाऊं, उसके बजाय तो जिसने गिराया वो अगर जरा सा पोछा मार दे वो साफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो डॉक्टर ने आपको दवाई दिया है, अगर वो मान लीजिए कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको एंटीडोट दे करके या आपकी जो दूसरी मेडिसिन है वो दे करके आपकी जान को बचा सकता है। लेकिन आप फंस जाते हैं खुद ही, आप बिना उस डॉक्टर को बताए हुए आप चले जाते हैं। तो मैं तो एक चीज और जब बोलूंगा आपके माध्यम से जी, कि या तो आप होम्योपैथ के पास जाए नहीं, और अगर आप जाते हैं तो उनकी पूरा आप उनसे बात करके छोड़ें। आप उनको बता दें कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं अब आपके यहाँ से दूसरे जगह इलाज कराना चाह रहा हूँ। उनकी सहमति से जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो कम से कम आपकी दवाई को एंटीडोट कर दें जी, और आप दूसरे जगह जाके अच्छा से दिखा सकें। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, और एकदम से चेतावनी भी दे रहे हैं कि जब आप किसी डॉक्टर को, किसी होम्योपैथी को अगर आपको लग रहा है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो बताकर जाए, ताकि वो डॉक्टर उसको और उस चिकित्सा दे सके ताकि वो स्वस्थ हो सके, या फिर एक जहन में ये प्रश्न ना रहे कि पता नहीं क्या कारण रहा, क्यों नहीं आए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी। जनरली होम्योपैथ उस समय बदनाम हो जाता है। जी 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 जी, हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। क्या इस पद्धति से गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी सुरक्षित हैं होम्योपैथिक दवा से? क्यों नहीं। लॉ ऑफ सिमिलिया को अगर आप पूरा कवर करते हैं, होम्योपैथ का जो 3 सिद्धांत है ना, कार्डिनल्स जो सिद्धांत है, वो 3 सिद्धांत ये है कि लॉ ऑफ सिमिलिया जी, लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ सिंगल जी, मतलब एक ही दवा को देना है, कम से कम डोज देना है ना, और लॉ ऑफ सिमिलिया के आधार पे देना है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है ना, और जो डिजीज है और जो उसका जनरल है, ये सबको कवर करते हुए जो आप दवाई चूज किया है, उस सिंगल रेमेडी को चूज करके और मिनिमम डोज देना है, ये सिद्धांत है होम्योपैथ को। तो अगर इस सिद्धांत को कवर करते हुए बढ़िया से दवाई दी जाती है तो बच्चों के लिए, सभी के लिए, बच्चे बूढ़े चाहे वो प्रेग्नेंट हो, सभी के लिए बहुत सुंदर है। वाह वाह वाह, अद्भुत है। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न हम लोग आपसे करना चाहेंगे श्रोताओं की ओर से, जैसे कि किसी भी, जैसे कि जुकाम हो रहा है या और अन्य बीमारियां जो मौसमी बीमारियां होती हैं, डायरिया है,
क्या जो हम रोजाना फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, या फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, या मसाले लेते हैं, या ड्राई फ्रूट लेते हैं, क्या इनसे भी प्राकृतिक रूप से ये शरीर स्वस्थ होता है, रिपेयर होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है जी। इन सब चीजों को अगर हम प्रकृति से जुड़े हैं जी, और खान पान का हम पूरा तरह से पालन करें जी, तो आपको तो डिजीज होगा ही नहीं, जी। है ना। और दूसरा ये कि मन को शांत रखें। क्या बात है। हाँ, मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। कोई समस्या आई, जीवन में समस्याएं तो आती है, लेकिन हम समस्याओं को इतना चिंतन करते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं। जी, जी। तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। और एक अच्छा आपको अगर कोई होम्योपैथ एडवाइजर मिल जाए या कोई अच्छा काउंसलर मिल जाए तो आपको उस समस्या से भी निकाल सकता है। आप फंसेंगे ही नहीं, और फंसेंगे नहीं तो दवाई लेने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। खान पान सही रखिए, नेचर के साथ तालमेल रखिए, बस आप स्वस्थ रहेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। डॉक्टर साहब, किन किन परिस्थितियों में एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवा को एक साथ लिया जा सकता है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि होम्योपैथ और एलोपैथ को साथ साथ लेने की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए पहले से ही उनका थायराइड का इलाज हो रहा है, या डायबिटीज का इलाज हो रहा है, या बीपी का इलाज हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एकदम से उस दवाई को छुड़वाते नहीं है। या मान लीजिए कि डिप्रेशन वगैरह का पेशेंट अगर आपके पास आया हुआ और दवाई चल रही है तो एकदम से हम छुड़वाते नहीं है, ग्रेजुअली उसको कम करते जाते हैं और ये उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते जाते हैं। फिर एक समय आता है कि हम कहते हैं कि भैया आप छोड़ दो, क्या अब आप इस पे आ जाओ। क्या बात है ना। फिर ये भी दवाई ठीक हो जाती है। जब वो स्वस्थ हो गया तो आप होम्योपैथ भी दवाई बंद हो जाती है। वाह वाह वाह, ये कहें कि हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो हमें अस्वस्थ कम होंगे। बिल्कुल। वाह। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपसे बातचीत की है और बातचीत के दौरान हमें यह एहसास हुआ है कि आप चिकित्सा और अध्यात्म को एक साथ क्यों देखते हैं? देखिए, आपका सवाल इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं जी। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्वस्थ का मतलब होता है स्व मीन्स आत्मा, अस्थ मीन्स होता है स्थित होना, यानी आत्मा में स्थित होने का नाम ही स्वस्थ है। जी। ये परिभाषा है स्वस्थ का, है ना। जी। तो अगर हम आत्मस्थित हो ही जाएं और आत्मस्थित होके रहें तो ये तो वास्तविक मर्यादा है। जी। फिर विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आएगा ही नहीं, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आपको तो चिकित्सा की जरूरत ही नहीं है। भगवान श्री राम का अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री राम का क्या था? मर्यादा में ही तो थे। वो मर्यादा क्या था? वो अपने स्वरूप में स्थित होते थे हमेशा, इसलिए मुस्कुराते रहते थे और अपने 5 कर्म इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करते रहते थे। है ना। तो ये तो अध्यात्म का पालन करना ही वास्तविक स्वस्थ है, आत्मा में स्थित होना ही स्वस्थ है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और आपने पुरुषोत्तम राम का भी जिक्र किया, तो इससे तो और सेटिस्फेक्शन हो जाता है, विश्वास होता है, आत्मविश्वास भी बन जाता है। बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। दर्शक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, दर्शकों को भी साधुवाद। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या यह सही है कि रोग केवल शरीर का नहीं, मन और भावनाओं का भी असंतुलन रहता है? देखिए, जहाँ पे शरीर जो है ना, ये पैथोलॉजी है जी, और ये माइंड का पैथोलॉजी है जी, है ना। तो वास्तव में जो भी बीमारियां होती है क्रोनिक, वो वास्तव में मन का ही असंतुलन होता है। जी जी जी। हमारी जो चित्त है ना, चित्त ही हमारा चित्त की वृत्ति खराब होती है और वहीं पे डिसऑर्डर आना शुरू होता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम फिर क्या होता है कि प्रभावित होता है, जिसके कारण हमारा जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित होना शुरू होता है, असंतुलित हो जाता है। हाँ, तो सबसे पहला जो परिवर्तन होता है ना, वो हमारे स्वभाव में होता है, जो जीन्स है। तो जीन्स का डिस्टर्ब होने से सेल्स डिस्टर्ब हुआ, सेल के डिस्टर्ब होने से टिश्यू डिस्टर्ब हुए, टिश्यू के डिस्टर्ब होने से वो ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ, ऑर्गन के डिस्टर्ब होने से सिस्टम डिस्टर्ब हुआ और सिस्टम के डिस्टर्ब होने से व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया और तमाम बीमारियां उसे फिर घेर लेती है। तब फिर बीमारी ही बीमारी हो गया। बहुत अगर हम स्वभाव को ही ठीक रखें, स्वभाव को ही संतुलित रखें तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। ऐसा लग रहा है निरंतर ये बातचीत चलती रहे और हमारे दर्शकों को इसका लाभ भी मिलता रहे। हम आगे बढ़ते हैं कि ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच, क्या ये भी उपचार का एक हिस्सा होते हैं? जी हाँ। प्रार्थना से मन शांत होता है जी। ध्यान से हम अपने स्वरूप का बोध करते हैं और सकारात्मक सोच से हम निगेटिविटी आएगी ही नहीं, तो हम बीमार कैसे होंगे? वाह वाह। तो ये सब तो अपने आप में अद्भुत है, जो स्वस्थ रखने की विद्या है। जी 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 जी, विधि है।
बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि हम जो है ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच रखें तो स्वस्थ होने के अधिक चांसेस बन जाते हैं। अधिक चांस नहीं, आप बीमार होंगे ही नहीं। वाह, क्या बात है, 100% से 200% आपने कहा। डॉक्टर साहब, हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोगों में होम्योपैथिक के प्रति जागरूकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये तो हमारे होम्योपैथ में आपको जागरूकता होने के लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना होगा और आसपास में जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास जाइए और अपना इलाज करवाइए। आप एक बार जब इलाज करवाएंगे और जब आपको उस लाभ होगा तो आप अपने आप ही उसकी ओर आकर्षित होंगे, उसमें फिर कोई ये तो कहना नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगा कि उसका साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जी। बार बार मैं देखता हूँ कई लोगों को खांसी हुई तो पूरा सीजन ही खांसी हो रहा है, कफ सिरप चल रहा है, ये तो चल रहा है। ऐसी बहुत सारे ऐसे डिजीज है, एक बार बीपी हो गया तो जिंदगी भर बीपी का दवाई चले, एक बार डायबिटीज हो गई तो जिंदगी भर डायबिटीज चले, एक बार थायराइड हो गया तो जिंदगी भर थायराइड की दवाई चले, एक बार मेंटल स्ट्रेस हो गया तो जिंदगी भर दवाई चली। ऐसे नहीं होता है। आप कुछ ही दिन में निरोग हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि होम्योपैथ क्या चीज है। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, एक श्रोताओं की ओर से, एक रोगियों की ओर से कहे या एक क्लाइंट की ओर से ये प्रश्न बनता है कि एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब तो सबसे पहले तो उसका क्वालिफाइड होना चाहिए कि उसके पास डिग्री भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जी। एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, डॉक्टर को एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए जी, जो अच्छी तरह उसको ये समझ सके कि ये जो बोल रहा है उसमें कितनी सच है। तो बाक पटुता भी होनी चाहिए कि उसको बात भी अच्छा से समझना और समझ अच्छी होनी चाहिए, समझने की शक्ति भी होनी चाहिए और समझाने की भी शक्ति होनी चाहिए। ये भी होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर का नॉलेज ऑफ डिजीज कि रोग क्या है उसको वो जाने, रोगी क्या है, रोग क्या है, दवाई के बारे में वो पूर्ण नॉलेज रखता हो, है ना। और दवाई को कौन सा पोटेंसी कब यूज करना है, कितने दिनों पे कैसे उसको रिपीट करना है, ये भी नॉलेज होना चाहिए। साथ में उसको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि जो उसका खान पान है या उस समय हम किन चीजों से परहेज भी रखा जाए, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। और उसको ऐसा उसका चरित्र भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे उस पे भरोसा किया जा सके। जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि सुहृदय होना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए। जी। ये जो सारी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप इन सब जानकारियों में कितने प्रतिशत खरे उतरते हैं? ये तो मैं अपने बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, ये तो हमारे पेशेंट्स ही बता पाएंगे। क्या बात है, ये प्रश्न हम जो है मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि मैंने एक ही चीज किया है कि मैं अपने जीवन में प्रकृति के साथ पूरा तालमेल रखा है और मैं मेडिटेशन कर करके अपने स्वरूप का बोध किया है। वाह। तो स्वरूप का बोध ही वास्तविक चरित्र है, जिससे वास्तव में आदमी का चरित्र का निर्माण होता है। क्या बात है। और उसकी मेधा शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। जी। हम ये प्रश्न हम दर्शकों की ओर डाल देते हैं कि आप दर्शक, आप जानते हैं, आपसे दवा लेते हैं, इलाज कराते हैं, आपसे अर्शी से जुड़े हुए हैं, ये कितना प्रतिशत देंगे हम दर्शकों के ऊपर डालते हैं। ये दर्शकों के लिए भी काम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को, क्या होम्योपैथी विश्व स्तर पर आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत हो सकती है? होम्योपैथ आधुनिक विज्ञान ही है जी। उसके जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत एक ही है ना, और वही सिद्धांत आगे भी लागू होता है। वो आधुनिक विज्ञान के साथ भी है। अगर आप उसको कोरिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो चीजें उनकी कही गई है वो सारी चीजें आज मतलब कि डीएनए और ये आरएनए और ये सब चीज जो जिनका खोज हो रहा है, वहां पे अब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये चीजें तो हमारे यहाँ पहले कह दी गई। कह सकते हैं कि ये सब सालों पहले खोज की जा चुकी है। और जो हमारे प्राचीनतम जो हमारे जो आयुर्वेद और वो सब था जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जी, उसी को तो आज मॉडर्नाइजेशन किया गया है। जैसे आप किसी भी न्यूटन्स लॉ, आइंस्टाइन के बारे में आप जो भी समझते हैं जी, ये तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले खोजा था, जो आपने 19वीं सदी में आप जानते हैं जिसके बारे में, है ना। ये तो कहें कि 19वीं सदी में एक रूप बदल के जो प्रस्तुत किया गया है वो कई हजार साल पहले आ चुका था। हम उसको अध्यात्म के रूप में देखे थे, आज उसको विज्ञान कह रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया हमारे दर्शकों को। दर्शक बहुत ही आपको प्रसन्नता पूर्वक सुन रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं कि आपके अनुसार भविष्य की चिकित्सा कैसी होगी, दवाओं से या चेतना से?
ये सवाल आपका बहुत सुंदर है और ये गंभीर गंभीर विषय है जी। आज जो हम जीवन शैली लोगों का देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया है। विज्ञान हमारे लिए जो है वो अभिशाप भी हो सकता है और विज्ञान हमारे लिए वरदान भी हो सकता है। अगर हम विज्ञान का ठीक ठीक उपयोग करते हैं तो ये वरदान हो सकता है, लेकिन अगर विज्ञान अगर हम पे हावी हो गया तो ये हमारे लिए अभिशाप होगा। आज मैं देख रहा हूं सबसे खतरनाक जो चीज ये हो रही है कि हमारे बच्चे और जो हमारे बड़े, ये सब के सब लोगों को मैं देखता हूं कि रात के 2 बजे 3 बजे तक ये लैपटॉप और हमारे मोबाइल में लगे रहते हैं, है ना। और उसके बाद उनका सोना 3 बजे 4 बजे होता है और वो उठते हैं जाके 11 बजे 12 बजे। उनका जीवनचर्या जो होती है वो 11-12 बजे के बाद होती है। बिल्कुल। तो यहाँ तो अध्यात्म बहुत पीछे रह गया। आप प्रकृति के साथ भी नहीं जुड़ रहे हैं। जब आप प्रकृति के साथ भी नहीं जुड़ रहे हैं तो आप क्या होगा, बीमारी तो पड़ेंगे। नतीजा आपका औसत पे ही आप आ जाएंगे। और औसत पे माफ कीजिएगा, औसत पे रह करके जीवन बहुत दिन नहीं चलता है, क्योंकि वो औसत अभी जिस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है वो सिर्फ मैनेजमेंट कर रहा है और उसकी शक्ति एक समय जाके कम होती है और फिर आप उससे ज्यादा शक्तिशाली दवाई दी जाती है, जैसे आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और फिर आज मनुष्य जो है वो अल्पायु हो गया है। है ना? तो हमें बचने के लिए, इन सब चीजों से बढ़ने के लिए हमें फिर से प्रकृति के साथ आना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे, आज आपको इन चीजों के लिए बड़ा सतर्क होना पड़ेगा। आप समय का इस्तेमाल कीजिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कम से कम मेरी बात मानिए। आप ये एक काम ये कीजिए और दूसरा, मॉर्निंग में उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, अगर हो सके तो मॉर्निंग वॉक कीजिए और अगर लगे बाहर का वातावरण ठीक नहीं है तो बैठ के पढ़िए उस समय से। वाह, बहुत अच्छा, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपकी मेघा शक्ति भी बढ़ेगी। जी 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 जी, है ना। योगा प्राणायाम अगर थोड़ा सा आप इन चीजों को अपनाएं तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, एक और हम प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि प्रकृति के साथ जीना चाहिए, समय से भोर में उठना चाहिए, जो ईश्वर ने कहें या पंच तत्व कहें या प्रकृति ने जो हमें जीवन दिया है, वो जीवन हमें जीने के लिए दिया है, कुछ सीखने के लिए दिया है या पैसा कमाने के लिए दिया है? इसका भी थोड़ा जस्टिफाई करें, क्योंकि आज व्यक्ति पैसे के पीछे ज्यादा, जीवन जीने के लिए कम, समाज के लिए कम, बच्चों के लिए कम, सिर्फ पैसे के लिए जी रहा है। इसको भी थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, अभी आज कितना तारीख हो गया? आज आपका 19 तारीख है, 19 नवंबर है। और थोड़े दिन पहले ही हमारे भगवान धन्वंतरी के पूजन हुआ था। जी जी, है ना। जी। धन्वंतरी भगवान के को आपने देखा होगा, तो भगवान धन्वंतरी को हमने देखा कि उनके 4 हाथ है। एक हाथ में कलश है जिसमें अमृत है, एक हाथ में उनका शंख है, एक हाथ में उनका चक्र है और एक हाथ में उनका जड़ी बूटी है ना। तो ये हमें समझना होगा कि जीवन जो है वास्तव में धन्वंतरी क्या है। तो ये शरीर जो है ये हमारा माता पिता का मिला हुआ शरीर है, लेकिन बीच जो हमारे इस शरीर में जो प्रविष्ट हुआ है वो जीवात्मा परमात्मा का अंश है। और परमात्मा में 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जिस हाथ में शंख है वो वास्तव में मन को इंडिकेट कर रहा है, मन का प्रतीक है। जिस हाथ में अमृत है वो बुद्धि का प्रतीक है। जिस हाथ में चक्र है वो चित्त का प्रतीक है और जिस हाथ में जड़ी बूटी है वो हमारे अहंकार का प्रतीक है। तो वो कहना ये चाहा कि जब आप मन को निर्मल करेंगे, शब्द से मन निर्मल होता है क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है जी। और बुद्धि निर्मल होने से अपने परम तत्व को जानता है कि मैं कौन हूं। चित्त निर्मल होने से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है और अहंकार, व्यक्ति तब अहंकार रहित हो जाता है। तो आहार नियम से भी वहां ये हमें समझ में आता है कि वास्तविक धन जो है वो हमारा स्वास्थ्य ही है जी, है ना। और इसीलिए धन्वंतरी स्वास्थ्य की, आप देखिएगा जितने भी डॉक्टर्स होते हैं आयुर्वेद वगैरह का, वहां भगवान धन्वंतरी का फोटो होता है। तो हमारा यही कहना है कि हम देखिए अध्यात्म से हम कितना जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ पूजा करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये 4 अंतःकरण को पवित्र करना है। तो ये अंतःकरण तो हमारे भीतर है। जैसे हम दीपक उनके आगे जलाते हैं तो दीपक में क्या है? बाती है जो मन है, तेल है जो चित्त है और नीचे जो है वो अहंकार है और उसमें जो अग्नि है वो बुद्धि है। तो ये जो चारों पवित्र होता है तो प्रकाश से प्रकाशित होता है ना अंधेरे में। ठीक किसी प्रकार से जीवन का जो अंधकार है वो अंधकार का प्रकाश तब होगा जब हम अपने अंतःकरण को पवित्र करेंगे। वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब आपने बहुत ही चिंतनीय बात का एक उजागर करके हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को आपने विश्लेषण किया। तो मेरा ये कहना है कि हम पैसे तो कमाएंगे, लेकिन वास्तविक धन जो हमारा सेहत है,
उसको हम बताना है। जीवन क्या है? जीवन हमारा वर्तमान है और वो वर्तमान हमारी आत्मा है। हम अपने स्वरूप की तरफ भी जाएं कि हम कौन हैं। जी। सिर्फ ये नहीं करना है हमें कि जब शरीर छूटे तब 4 आदमी उसको उठा के लेके जाता है और कहता है श्री राम नाम सत्य। उस सत्य को जानना है कि वो सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रू। जाने से और पहले संजोग है कि मैं ट्रू मीडिया में ही बोल रहा हूँ ये बात। तो हमें ये समझना होगा कि वास्तव में सत्य क्या है। वो सत्य वास्तव में परमात्मा है। उस परमात्मा को बिल्कुल जाना जा सकता है जब व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। वाह वाह वाह। ये कहें कि तो जीवन जो है सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन दौलत आएगा जाएगा, लेकिन जीवन हमारा अनमोल है। और अभी हमें मनुष्य जीवन में ही मन को होश में लाना है। यही हमारा जीवन का संकल्प होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने स्वरूप को जाने, उसको जाने कि हमारा जीवन क्या है। हम जीवन हमारा बहुत ही मूल्यवान है। धन दौलत भी मूल्यवान है, उससे संसार के और कार्य होते हैं। लेकिन इसीलिए रिद्धि और सिद्धि की बात आई है ना। सिद्धि है अपने स्वरूप का बोध और रिद्धि है संसार और संसार के जो उपलब्धियां हैं, ये सारी उपलब्धियां। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने अपने बेशकीमती समय से निकाल कर आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।